मैं कुछ बोलूँगा लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर बोलूँगा और आप लोग ही की किताब से बोलूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अमल तो वैसे भी आप लोगों ने नहीं करना है क्योंकि इसी तरह ही पास होगा। तो सर ये सप्लीमेंट्री बजट है। सप्लीमेंट्री बजट के हवाले से मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ टू द पॉइंट। सर इसमें अगर आप वाइट पेपर पेज नंबर 8 के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर, उसमें सैलरी प्लस नॉन सैलरी है। और सर आपकी ये जो स्पीच है उसी के मुताबिक मैं जा रहा हूँ। तो उसमें जो तखमीना लगाया गया है कि हमारे जो बजट है वो 240 अरब रुपए और 1,37,51,190 रुपए का ज़िमनी बजट वो पेश कर रहे हैं। तो इसी तखमीने में अगर आप एस्टिमेटेड आप चेक कर लें पेज नंबर 8 वाइट पेपर के ऊपर, तो 1237.72 बिलियन रुपीस जो है ये एस्टिमेटेड थी, बजटेड थी। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे मशीर साहब है वो कहते हैं कि मैं एक्चुअल नहीं देता हूँ, मैं रिवाइज देता हूँ। हालांकि होनी चाहिए तो एक्चुअल थी, अभी वो रिवाइज कह रहा है। तो रिवाइज उसकी है 1386.795 बिलियन रुपीस। तो सर ये बनती है 149.075 बिलियन रुपीस। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारा बजट सरप्लस है, इसका माना क्या है? मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो चाहता हूँ कि सरप्लस बजट जब आपका आ जाता है, जिस तरह आप लोगों ने पहले 100 बिलियन सरप्लस बजट दिया हुआ था, तो सरप्लस बजट का मतलब ये होता है कि हमारे जो अखराजात हैं और हमारे जो टैक्स हैं और जो रेवेन्यू है ये ज़्यादा हो जाता है और अखराजात हम कम कर लेते हैं। और लेकिन ये सरप्लस बजट किन चीज़ों के ऊपर लगता है? वो नई तहकीक, आप नई तहकीक करना चाहते हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, आप कर्जों की मद में ये दे सकते हैं और आप इसको नए मंसूबों के तहत दे सकते हैं, नए मंसूबों के तहत, पुराने नहीं। तो आपका सरप्लस बजट का मतलब ये होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका जो रेवेन्यू है इसी के ऊपर जो किताबें बड़ी पड़ी हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ जो सरप्लस बजट आप पेश करेंगे, सरप्लस आपके पास आ जाता है, आप 3 मद में इसको खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो किताब उठा लें, उसमें आपने जो सरप्लस बजट 100 बिलियन का जो पेश किया हुआ था, जो 100 बिलियन का नहीं था, क्योंकि अभी आप 100 बिलियन वो शो कर रहे हैं, 157 बिलियन आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 1 जुलाई से आप शो कर रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। आपका सरप्लस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि 240 अरब का जो है वो आपका पुराना जो है, आपका वो 100 बिलियन आप खुद उसको माइनस कर रहे हैं और अभी आप 157 दे रहे हैं। तो 100 बिलियन वो माइनस कर लें और यहाँ पे आपका 240 अरब आप ये मांग रहे हैं कि हम आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, आप आइन के तहत मांग रहे हैं कि हम सरप्लस वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। 240 अरब से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपका 100 बिलियन का जो सरप्लस था वो किधर गया? और अभी आप जो 157 जो बिलियन आप शो कर रहे हैं तो आपका किधर है? क्योंकि आप 240 बिलियन, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने जो सरप्लस बजट वो किया है तो वो आपने सिर्फ माली इमदाद, तनख्वाहों की मद में, रिलीफ अलाउंसेस, यूटिलिटीज बिल्स में, गैस और बिजली वगैरह में, हालांकि आप इसमें सरप्लस बजट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सरप्लस बजट आप यूटिलाइज करेंगे तो आप 3 मदों में करेंगे। ये भी आप लोगों ने जो किया है आवाम के लिए, इन अखराजात में आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे बड़े वसूख से हमारे कुछ दिनों के फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे परमानेंट हमारे कदरदान ला मिनिस्टर वो कल फरमा रहे थे कि हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। आपके जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसका मैं थोड़ा सा अहवाल बता दूं। ये आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। ये कुल प्रोजेक्ट्स आपके 7 प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स का कुल जो हुजम है वो 151.8 बिलियन है। और इन प्रोजेक्ट्स में आपने सरप्लस बजट वो किया है ना, तो इनमें कोई भी नया मंसूबा नहीं है। ये आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी अपनी किताब और आपका जो बजट है वो खुद कह रहा है। इसमें 7 प्रोजेक्ट्स में एक भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है और इसमें कोई भी अवामी मफाद का कोई प्रोजेक्ट नहीं। मुझे एक भी शो कर दे तो हम मान जाएंगे। इसके बाद सर जी मैं आता हूं आपके शाही खर्चों के ऊपर, क्योंकि 12 करोड़ रुपए आपका तो ऑस्टेरिटी ड्राइव था, लेकिन 12 करोड़ रुपए बिस्किट खाने के ऊपर खर्च हुए। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। इमरान खान का तो ड्राइव ये था कि ऑस्टेरिटी ड्राइव हम ये खर्चे नहीं करेंगे, बहरहाल आप सिर्फ बिस्किट के ऊपर 12 करोड़ खर्च कर रहे हैं। वो तो चलो आपने ही आवाम को जवाब देना है। यहां पे सर आप आ जाए रीअप्रोप्रिएशन। आपके पास एडीपी की किताब में आपने शो किया था कि 1920 प्रोजेक्ट्स हैं 2024-25 के जो व्हाइट पेपर में है। कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 1920 प्रोजेक्ट्स। उनमें सर आपने जो है वो स्कीम्स फॉर कंप्लीशन आपने रखी हुई थी कि 536 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करने थे। कल भी मिनिस्टर साहब यही कह रहा था, मैंने कहा मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। 536 प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे कि हमने कंप्लीट करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने 441 प्रोजेक्ट सिर्फ कंप्लीट किए हैं। 95 प्रोजेक्ट्स आपके रह चुके हैं। अच्छा, मजे की बात देख लें, आप लोगों ने क्या किया है? नॉन एडीपी स्कीम्स अप्रूव की हैं। ये कौन से कानून के तहत है कि आप लोग नॉन एडीपी स्कीम अप्रूव करते हैं? आपने 23 नंबर की नॉन एडीपी स्कीम्स मंजूर की हैं। 23 नंबर की नॉन एडीपी स्कीम्स, वहां पे आप लोगों की जो टारगेटेड एडीपी स्कीम्स थी उसमें आप लोगों से जो है 441 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और 95 प्रोजेक्ट आपने छोड़े हैं। और यहाँ पे नॉन एडीपी को तो आप तवज्जो भी नहीं देते हैं। आपने तो 23 नंबर न्यू प्रोजेक्ट्स वो किए हैं और 23 नंबर न्यू प्रोजेक्ट्स के कुल कास्ट कितनी बनती है? 46 अरब रुपए बनती है। जनाब स्पीकर साहब, ये क्या मजाक हो रहा है? 46 अरब रुपए आप ना ऐवान से मंजूरी लेते हैं, ना किसी कानून के तहत है, नॉन एडीपी में आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और आप उसको मंजूर करते हैं। फिर सर आप आ जाए रीअप्रोप्रिएशन के ऊपर। आप जो रीअप्रोप्रिएशन करते हैं, इसमें मेरे पास जो फाइनेंस का एक पेपर पड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट इसको देख ले। एडीपी में आप रीअप्रोप्रिएशन करते हैं और कितनी रीअप्रोप्रिएशन करते हैं? 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की आप रीअप्रोप्रिएशन करते हैं और उसमें जो 3 सेक्टर्स है उसमें आप ज्यादा करते हैं। एक रोड सेक्टर में, एक वाटर सेक्टर में, एक मल्टी सेक्टोरियल एमएसडी में आप करते हैं। तो ये 12 अरब की आप यानी इसका मतलब ये हुआ कि रीअप्रोप्रिएशन आप उस मद में करते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वो नहीं है, आप दूसरे प्रोजेक्ट को ये दे देते हैं। सर ये चीजें ऐसी हैं कि इसके ऊपर ये ध्यान भी नहीं देते हैं और इसकी जो है ना टू द पॉइंट हमें कोई जवाब भी नहीं देता है। फाइनेंस की तरफ से पता नहीं कहां से ये हमें बना के दिए जाते हैं, फिगर्स हमारे पास रखे जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे वैसे बैठे रहते हैं, पूरे ऐवान की तवज्जो भी नहीं होती है कि यार एक्चुअल क्या है और असल में हो क्या रहा है। तो सर ये जो गलतियां हैं, ये मैंने इनको पहले भी बजट स्पीच में पॉइंट आउट की थी, लेकिन अभी ज़िमनी बजट में मैं ये इनको बता रहा हूँ कि आपने जो भी किया है वो गलत किया है, कायदे कानून के तहत नहीं किया है। आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। खुद कहते हैं हमने टारगेट अचीव करना है, आपने टारगेट अचीव नहीं किया है। उसके अलावा आपने बजट में और भी स्कीमें दे दी हैं। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों के फूड फॉर थॉट के लिए बोल रहा हूं। एक दो बातें यहां पे मैं फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारे वजीर आला साहब मौजूद नहीं है। हमारे आसिफ भाई ने कल बातें की है ड्रोन के ऊपर। ये हमारे अमन व अमान के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने इलाके में नहीं जा सकते हैं। ये किसकी कमजोरी है? ये इस गवर्नमेंट की कमजोरी है। मैं बीइंग एज एमपी अपने इलाके नहीं जा सकता हूं। ड्रोन जो हमले होते हैं, मेरे हल्के जानी खेल में ड्रोन हमला हुआ है और उसमें 16 बच्चे और औरतें उसमें जख्मी हुई हैं। शहादतें किन की होती है? अवाम की होती हैं। ये अल्लाह, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके ऊपर ये अजाब ना लाए, क्योंकि पहले अमेरिकन ड्रोन होते थे, अभी हमारे अपने ही ड्रोन हैं। हमारे अपने ही ड्रोन हमारे अपने ही अवाम को ये मारते हैं। लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है कि वो आ जाए और हमारे इन जख्मों के ऊपर वो मरहम लगा लें। दूसरी बात, जो महम बात है, वो मैं वज़ीर आला साहब को मुखातिब होकर हुए कहता हूं। बंद में हमारा अमन जरगा हुआ था।
बन्नू के सारे लोग अमन के लिए निकले हुए थे। वो बजट नहीं मांग रहे थे, वो खैरात नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ सर का अमन मांग रहे थे। अभी भी हम अमन मांग रहे हैं। हमने वजीर आला साहब को अमन की एक टोपी पहनाई हुई थी। मैं यहां पे रिक्वेस्ट करता हूं कि बन्नू का अवाम कहता है कि हमें वो अमन की टोपी वापस कर दे, क्योंकि उसकी लाज वो नहीं रख सके हैं। हमें ऐसा अमन नहीं चाहिए जिस तरह हम रोज मरते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ तकरीरें करते हैं और हमारे इलाकों में हम खुद अपने इलाकों में नहीं जा सकते, हमारे इलाकों में अमन नहीं आता है। तो हमें इस तरह की बजट की भी कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के नारों की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं मुद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर आला साहब से कि आप हमें अमन देने में नाकाम हो चुके हैं, मेहरबानी करके हमें वो अमन की टोपी वापस कर दें। दूसरी बात और आखिरी बात, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे ज्यादा फिर हो सकता है आप लोगों का इस्तेकाक मजरू हो जाएगा। यहां पे बातें हो रही थी हमारी बेंचेस की तरफ से कि हमें जो है फंड नहीं मिलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं वज़ीर आला साहब से, हमें कोई फंड नहीं चाहिए, अपने पास ही रख लें। हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांगते थे। हाँ, अगर आपको भीख की जरूरत है यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर लें, इंशाल्लाह हम सबसे ज्यादा चंदा देने वाले होंगे। हम कोई स्कीम नहीं मांगेंगे, आप चाहे जिसको भी स्कीमें दें, लेकिन खुदारा सूबे के ऊपर रहम कर लें, अवाम के ऊपर रहम कर दें। हमें सर का अमन चाहिए। अगर आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं, आप हमें अमन नहीं दे सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी ऐवान की है, इस कुर्सियों की है, आपकी कैबिनेट की है। नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे दे। बार बार हमें ये ना कहें कि ये फार्म 45 है, फार्म 47 है, फार्म 47 तो ये है। हम तो बार बार ये कहते चले आए हैं, ये कुंडी साहब हमारे बैठे हुए हैं, इस वज़ीर आला साहब को इस कुंडी साहब ने शिकस्त दी है। ये पहले नंबर पे आता, आपके वज़ीर आला साहब तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारी जमीयत थी। तो किधर गई वो आपकी फार्म 47-45? हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फंड अपने पास रख लें, जिसको आप चाहिए दे दे बेशक, लेकिन हमें सिर्फ अमन दे दे, तहफ़्फ़ुज़ दे दे। नहीं दे सकते हैं तो वो इस्तीफा दे दे, ये कुर्सी छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे, तो इंशाल्लाह इस सूबे के ऊपर अमन भी आएगा। हम खुद अपने मसाइल खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। हम जरगे करेंगे, हम पश्तून हैं, जरगों की रिवायात है, इंशाल्लाह जरगों के जरिए हम सारे निज़ाम को संभाल लेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच।